फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और मैं ये करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर रही हूं और आशा करती हूं कि आप लोग को पसंद आएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स भी काफ़ी डीप में पूछा जाता है। आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी काफ़ी डीप में पूछा जाता है। और इसमें मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है वो मैंने नहीं लिए हैं, मैंने डीपली इसको लिया है और मैं डीपली आपको पढ़ाऊंगी जिससे आप अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ जाएं। क्योंकि अब एक दो लाइन में क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा 3-4 लाइनों में पूछा जाता है। आप एग्जाम दे रहे होंगे अगर पीसीएस का, आईएएस का, किसी भी एग्जाम को, तो आप देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि ये मैं करंट अफेयर्स की एक तरीके से मैंने एक पहले वीडियो डाली थी बहुत छोटी सी, और वो डाली थी मैंने शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो थी 2020 पे। और अब ये दूसरी वीडियो है। अगर पसंद आएगी तो मैं अच्छी तरीके से आपको वीडियो ऐसे उपलब्ध कराऊंगी और इसका टेलीग्राम चैनल पे भी ये मैं अपलोड कर दूंगी, इसका पीडीएफ भी, तो आपको वहां से पढ़ने में फायदा मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवासन क्या है? प्रवासन किसे कहते हैं? ठीक है, और ये है अपने सामान्य मूल स्थान से, यानी जहां हम रह रहे हैं उस स्थान से दूर कहीं, चाहे आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय यानी राज्य में या बाहर कहीं हम रह रहे हैं, इस यही क्या कहता है, बाहर जाना ही प्रवासन कहलाता है। यानी हम अपने मूल स्थान से दूर है, भारत में रह रहे हैं, अमेरिका में रहने लगे, या हम अपने ही देश में रह रहे हैं, हम दिल्ली रह रहे हैं, फिर उसके बाद हम कहीं बिहार में रहने लगे हैं, कहीं मतलब दूसरे स्थान पे जाना ही क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रवासन कहा जाता है। प्रवासन पर आधिकारिक आंकड़े जनगणना 2011 के हैं और ज्ञात हो कि वर्ष 2001 में 31.5 करोड़ प्रवासियों की तुलना में वर्ष 2011 में प्रवासियों की संख्या 45.6 करोड़ तक पहुंच गई है। ठीक है, 2001 में कितनी थी? 31.5 करोड़, और प्रवासियों की तुलना में अब कितनी, 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार कितनी है? 45.6 करोड़ तक ये पहुंच गई है। और 2020 में भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में लाखों लोग अपने घरों को लौटे हैं, क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह जाकर काम करते थे और आपने देखा ही होगा कोरोना महामारी में वो उनका काम छूट गया और वो काम छोड़कर अपने घरों को लौट गए। बाहर के जो बाहर रहते थे विदेशों में, वो भी अब इंडिया वापस आ गए, और जो लोग इंडिया में दूसरे स्थान पर रह रहे थे वो लोग भी अपने स्थानों को लौट गए। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बहुत सारे लोग, यूपी से बहुत सारे लोग उस समय बॉम्बे में गए थे, आपने देखा होगा कि ट्रेनों की क्या हालत थी, और वो वहां से अपने घरों को लौटे हैं। दूसरा है पॉइंट, स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप क्या है? यह 21वीं सदी का एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, क्या है ये? बिजनेस मॉडल है। और भारत जानते हैं कि एक युवा देश है जिसकी संख्या 65% जनसंख्या 25 से 35 वर्ष की आयु, ठीक है, 25 से कितनी, 35 वर्ष की आयु के वर्ग के लोग अंतर्गत आती है 65%, 65%। और यह जनसंख्या भारत के स्टार्टअप हेतु एक आदर्श वातावरण तैयार करती है। 2008 में आई वैश्विक मंदी ने खासकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े जो पेशे थे उनको प्रभावित किया था, और लाखों की संख्या में इस तबके ने अपने रोजगार को क्या किया था? खो दिया था। यानी उनका रोजगार, जब वैश्विक मंदी आई थी तो रोजगार उनका खत्म हो गया था। और एक तबका यह तबका ही ऐसा था कि अपनी प्रकृति में बेहद नवाचारी, यानी नवीन चीजों को, नवीन तकनीक जो है उनकी क्या है, उससे वह लैस है और उससे वह युक्त है। नवीन तकनीकी से, कंप्यूटराइज जमाना हो गया है, आप देख ही रहे हैं, हर चीज कंप्यूटर से हो रही है। और इसी समूह ने भारत में क्या किया? स्टार्टअप्स की नींव डाल दी और इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। और स्टार्टअप शब्द जो है किसी कंपनी को संचालन के पहले चरण में संदर्भित करता है, ठीक है, परिभाषित करता है पहले चरण में। और स्टार्टअप एक से अधिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो उत्पाद या सेवा विकसित करना चाहते हैं, या एक उद्यमी हो या कई हो, उनको स्थापित किए जाते हैं, और उत्पाद या सेवा विकसित जो करना चाहते हैं इसी प्रकार से, ठीक है, तो स्टार्टअप है। नेक्स्ट है जैव विविधता में समृद्धि। कोविड के कारण आप जानते हैं लॉकडाउन में जैव विविधता में काफी वृद्धि हुई, क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो लोगों का आना जाना
छूट गया और लोग भीड़ भीड़ बहुत होती थी, गाड़ियों के धुएं हैं, बहुत सारी चीजें थी जो प्रदूषण में बहुत ज्यादा वृद्धि कर रही थी। और लॉकडाउन से क्या हुआ कि लोगों का आना जाना, हर चीज, बाजार बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। जब लोग घरों में रहने लगे तो बिल्कुल प्रकृति ने अपना रूप दिखाना शुरू किया और प्रकृति बहुत ही अच्छी तरीके से अपने नेचर को खूबसूरत बनाकर रखने लगी। और लेकिन प्रदूषण ने फिर हावी हो गया है, प्रदूषण जैसे ही लॉकडाउन खुला। और संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, तो लॉकडाउन जब हुआ था तो उसमें जैव विविधता में बहुत वृद्धि हुई थी, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनडीपी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनडीपी ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा था। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है इसका फुल फॉर्म यूएनडीपी का? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। और विज्ञप्ति जारी करके कहा, फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा और मैं लिख देती हूँ चाहे। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कोरोना वायरस जो है लॉकडाउन ने विलुप्त प्राय थे, जो विलुप्त हो गए थे, उन जीवों को नया जीवन दिया। काफी ऐसे जो है प्राणी थे, जो जीव थे जो विलुप्त हो गए थे और उनकी बहुत ही विलुप्त प्राय संकटग्रस्त, ये खतरे में रह रहे जीव थे, संकटग्रस्त उसमें आते हैं वो, और विलुप्त हो रहे थे, वो कम दिखाई दे रहे थे। उन जीवों को क्या हुआ कि एक नया जीवन दान मिला जब कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाया गया। और भारत में पाई जाने वाली भारतीय वन्य जंतु सर्वेक्षण विभाग, भारत में जो पाई जाती हैं, भारतीय वन्य जंतु सर्वेक्षण विभाग रेड डाटा बुक है। इसमें रेड डाटा बुक में वो सभी चीजें जो है जीव शामिल किए जाते हैं जो संकटग्रस्त की श्रेणी में आती है रेड डाटा बुक में। और अनुसार स्तनपायियों की 372 कितनी प्रजाति? 372 में से 77 77 372 प्रजातियों में से 77 चिड़ियों की, 1228 प्रजातियों में से 55 सरीसृप जो थे, सरीसृपों की 446 जो प्रजाति थी उसमें से 20, और एम्बिफिया की 1, और कीड़े मकोड़ों की कई प्रजातियां जो थी उनके विभिन्न स्तरों पर खतरा जो है मंडरा रहा है, ठीक है। उनकी संख्या क्या है? विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है, घटती जा रही है। और इन सभी प्रजातियों को कोविड-19 जो है 19 लॉकडाउन के कारण लाभ काफी प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसकी लॉकडाउन की वजह से। लेकिन अब लॉकडाउन खुल गया है तो फिर वही सब दिक्कतें आएंगी। और इंसान इस पृथ्वी, और इससे देखिए एक चीज और पता चलती है कि इंसान ही सबसे ज्यादा खतरनाक जीव साबित हो रहा है आज के समय में जीवों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, सबका आना जाना बंद हो गया, सब कुछ वहीं पे सीमित हो गया। हमने अपनी जरूरतें सीमित कर ली थी, बाजार भी नहीं जाते थे, भीड़ भाड़ नहीं लगाते थे, गाड़ियों का धुआं नहीं छोड़ते थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। हमने क्या हुआ कि हम पहले के समय अनुसार काफी, जब पुराने समय में बहुत सारी चीजें थी उस हिसाब से थोड़ा सा हमने अपने आप को जो है सीमित कर लिया था और हमारे खर्चे भी कम हो गए थे, मैं बताऊं आपको। और फलस्वरूप पर्यावरण में प्राकृतिक साधनों का जो उपयोग था, अनियंत्रित व्यापार विनिमय, इन सब के कारण बहुत सारे चीजें होती हैं जो ये खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती रहती है और जीवों का खतरा बढ़ जाता है। नदियां बिल्कुल साफ हो गई थी, झीलें साफ हो गई थी। यमुना नदी दिल्ली की बहुत गंदी रहती थी, लेकिन उस समय जब लॉकडाउन लगा था तो उसका भी पानी बहुत साफ हो गया था। हिंडन नदी का पानी भी बहुत साफ हो गया था। तो बहुत सारी चीजें थी, नदियां भी साफ हो गई थी, पेड़ पौधे बिल्कुल सांस, खुली हवा में सांस ले रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा तो सारी चीजों पे बहुत ही कंट्रोल हुआ, क्योंकि प्रदूषण कोई और नहीं फैलाता, हम खुद फैलाते हैं। चाहे हम फैक्ट्री के द्वारा, फैक्ट्रियों पे कोई नियम कानून उतना नहीं रहता है, अच्छी सख्ती से पालन नहीं किया जाता है, जो नियम कानून होते हैं उनका फैक्ट्री वाले पालन नहीं करते हैं। उनका गंदा नाला का पानी जो होता है उसको नदियों में बहाते हैं। हिंडन नदी में बहुत सारे गंदे नाले के पानी बहते रहते हैं, फैक्ट्रियों का पानी जाता है, केमिकल युक्त पानी होता है और जो बहुत ही जीवों के लिए खतरा होता है। पानी में दुनिया भर के जीव जंतु रहते हैं और पेड़ पौधों के लिए भी यह बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो प्रकृति का विनाश सिर्फ मनुष्य ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है।
और संसाधन के साथ उसको लाखों पादप है प्राणियों के हिस्सों का भी जो 40% उपयोगी संसाधन के साथ उनको भी निगल रही हैं। और इस महामारी ने संदेश दिया कि खुद को बचाने के लिए प्रकृति क्या करेगी, आक्रामकता से पेश आएगी। क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप, कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, बादल फट रहा है, कभी आप देख रहे हैं कि पहाड़ों में बिल्कुल बादल फट रहे हैं, सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है, और इतना ज्यादा बरसात कहीं होती है, कहीं सूखा पड़ता है। ये सब क्या है? यह सब सिर्फ इसलिए है कि हम जितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम पहाड़ों में रास्ते बनाते हैं। उन रास्तों पे हम ऐसी ऐसी जगह हमने रास्ते बनाए पहाड़ों को काट काट करके, तो हमने उनका दोहन ही किया है। वहां पे पेड़ पौधों को काटा, पहाड़ों को काटा, पत्थरों को काटा, हमने उन्हें तोड़ा, हमने हमने रास्ता बनाया, वहां तक पहुंचा। वहां भी हमने जाके क्या किया, हमने उनका विनाश ही किया है। ठीक है, ऐसी ऐसी जगहों पे हम जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हम ऐसी जगह जा सकते हैं, या सरकार प्रयास करती है। लेकिन वहां जाने से क्या होता है, बहुत सारी प्रकृति का विनाश होता है, जिसकी वजह से क्या करेगी प्रकृति, इन्हीं सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, आजकल बिल्कुल आक्रामक हो गई है प्रकृति। आप देख रहे हैं कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, देश में विदेश में हर जगह यही प्रॉब्लम आ रही है। तो कोरोना महामारी ने क्या संदेश दिया हमें, कि हमें खुद को अगर बचाना है तो हमें थोड़ा सा प्रकृति को भी साथ लेके चलना पड़े। प्रकृति का विनाश हमें नहीं करना चाहिए। पन्नियों का लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे भी प्रकृति का बहुत विनाश होता है। खैर चलिए, और आगे, वन और जीव एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह वन्य जीवों को वनों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से वनों को भी जीव जंतुओं की आवश्यकता होती है। बहुत से वन्य जीव वनस्पति प्रजातियों की प्रजनन और कुल उत्पादन में सहायक होते हैं। पेड़ों के फल क्या होते हैं, पक्षी आते हैं, पेड़ों के फल खा जाते हैं, बीज समेत वो खा जाते हैं, उसके बाद कहीं दूर जाकर वो मल त्याग करते हैं और बीजों को बाहर निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, उनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आपने पीपल के कई बार देखे होंगे कि छत पे भी उग जाते हैं, कहीं भी उग जाता है, तो वही है, जाके मल त्याग करते हैं, कहीं भी वो उग जाता है। और कुछ बीज इनके बालों पर भी चिपक जाते हैं और कहीं दूर जमीन पर जाके गिर जाते हैं। और यही नहीं, एक कठफोड़वा पक्षी होता है, जैसे खुद कीड़े मकोड़े भी खाता है और दीमक को भी खा जाता है वो। और उससे क्या होता है, वह सब एक एक खा के क्या करता है, पेड़ की रक्षा करता है, और उससे पेड़ों को बढ़ने में सहायता मिलती है। नहीं, दीमक पूरा खा जाएंगे तो पेड़ बिल्कुल बढ़ ही नहीं पाएगा, वहीं गिर जाएगा। और वन्य जीवों की ड्रॉपिंग जो होती है वो खाद का काम करती है। सांपों को ही आप देख लें, सांप क्या है, किसानों के मित्र कहे जाते हैं। सांप किसानों के मित्र कहे जाते हैं। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है, किसानों के मित्र। सांप क्या है, किसानों के ये मित्र हैं। खतरनाक हैं, हमारे हिसाब से लगता है बहुत खतरनाक हैं, लेकिन ये क्या है, किसानों के मित्र हैं, खेतों में रहते हैं। अगर सांप चूहों को कंट्रोल न करें, अगर सांप खेतों में न रहें, चूहों को कंट्रोल न करें, तो हमारा जो भोजन है, हमारा बहुत सारा भोजन तो चूहे ही खा जाएंगे, हमें भूखों मरने पर विवश कर देंगे चूहे। क्योंकि मिट्टी को निरंतर उपजाऊ बनाए रखने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो समझिए कि जो सांप होते हैं वो भी किसानों के मित्र होते हैं, और सांप कंट्रोल करते हैं चूहों को, और नहीं तो चूहों की संख्या, चूहों की आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई है एक दूसरे के अनुसार बनाई है, कंट्रोल किया है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें छेड़छाड़ करते रहते हैं, अपने हिसाब से हम चलने की कोशिश करते हैं, जिसका क्या होता है, ये बहुत ही विनाशक रूप धारण कर रही प्रकृति अब। चलिए, फिफ्थ पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत के तहत नई घोषणाएं। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा घोषित इस योजना में मोदी जी बहुत आकर बोलते रहते थे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी। कब से लागू मानी जाएगी? 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी भारत आत्मनिर्भर योजना। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ क्या हैं? पहला क्या है? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो। ठीक है। दूसरा क्या है? अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा क्या है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी की संचालित व्यवस्था पर आधारित यह प्रणाली। चौथा पॉइंट क्या है?
आत्मनिर्भर के चौथा स्तंभ क्या है? गतिशील जनसांख्यिकी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है, जो गतिशील रहे। ठीक है, नेक्स्ट है 5th पॉइंट, मांग यानी डिमांड। ठीक है, भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो फिर उत्पाद नहीं बढ़ेंगे। मांग और डिमांड बहुत बेहद आवश्यक है। और आत्मनिर्भर भारत के लाभ क्या हुए? आत्मनिर्भर भारत के लाभ क्या हैं? स्वरोजगार को इससे क्या हुआ? रोजगार को बढ़ावा मिला है। लोगों ने छोटे छोटे, बहुत सारे लॉकडाउन में क्या हुआ कि लोगों की नौकरी चली गई, तो लोगों ने छोटे छोटे बहुत सारे व्यवसाय, किसी ने मछली पालन शुरू कर दिया, किसी ने सब्जी वगैरह उगाना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ किया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि छोटा छोटा अपना उन्होंने व्यवसाय शुरू कर दिया, तो इससे रोजगार को बढ़ावा मिला। खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिली, स्वदेशी चीजों को बढ़ावा मिला इससे, क्योंकि अपने देश में रह के उन्होंने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ कि शहद उगाने का काम, बहुत सारे काम लोगों ने करना। अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको नॉलेज होगी इन सब चीजों की। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि इससे स्वदेशी को भी बढ़ावा मिला। रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, विनियोग उद्योग में बढ़ोतरी, आर्थिक निर्भरता के क्षेत्र में एक सार्थक कदम, ठीक है, माना गया। आर्थिक निर्भरता भी इससे बढ़ी। नेक्स्ट है अमेरिका की अफगानिस्तान से सैन्य वापसी। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जो नए राष्ट्रपति बने हुए हैं, घोषणा की कि वह 11 सितंबर 2021 तक अपनी समस्या जो सैन्य वापसी, ठीक है, अपनी सैन्य वापसी अफगानिस्तान से सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, और कहा जाए तो शीत युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा उठाया गया बहुत बड़ा कदम है, जिसका वैश्विक राजनीति में गहरा असर पड़ेगा। और पूर्व राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे, 1 मई 2021 तक सैन्य वापसी की बात इन्होंने कही थी, 1 मई तक, लेकिन उसमें कुछ शर्तें थी कि तालिबान, अलकायदा, अन्य किसी आतंकी संगठन को अफगानिस्तान की जमीन पर शरण नहीं देगा। समय समय पर शांति प्रक्रिया की बहाली के लिए अफगानिस्तान सरकार से संवाद जारी रखेगा। हालांकि जो बिडेन की योजना में कोई शर्त शामिल नहीं है। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा इन सब चीजों का? अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान में तालिबान आप देख रहे हैं सत्ता में आ चुका है और उसकी राह मुश्किल हो जाएगी। भारत अभी तक अफगानिस्तान के प्रति क्या नीति अपनाता रहा? सॉफ्ट पावर की, सॉफ्ट नीति अपनाता रहा, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के तहत चलता रहा। और यह विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान, विकास परिषद, परियोजना और अन्य तरीकों से अफगानिस्तान की मदद करता है। तालिबान सत्ता पे आता है तो भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी खतरे में पड़ सकती है। और इसके अतिरिक्त आतंकी संगठन तालिबान के सहोदर जो रहे हैं, जो आतंकी संगठन है, जो तालिबान के साथ ही रहे हैं, भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। और इस तरह से अमेरिकी सैन्य वापसी के बाद को बेहद जो है इसकी बेहद जरूरत है। और घर से काम, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में। वर्तमान में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ ही चुकी है। और भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीसरी लहर के प्रति चेतावनी जारी कर दी है। और कोरोना वायरस के संदर्भ में बात करें तो इसका सबसे प्रभावी इलाज आप जान ही रहे हैं, बहुत साल भर हो गया हम सुन ही रहे हैं रोज कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु हमें क्या करना चाहिए। सामाजिक एवं व्यक्तिगत दूरी का जो है प्रभावी तरीका है कि सामाजिक ज्यादा भीड़ भाड़ एरिया में हमें नहीं जाना, थोड़ा बच के रहना चाहिए, जरूरी हो तभी बाजार निकलना चाहिए। इससे क्या है, प्राकृतिक वातावरण भी सही रहेगा। और यही हुआ था जब लॉकडाउन लगा था। और जो है जरूरत हो तभी जाएं, मास्क लगाकर जाएं, हाथ न मिलाएं, बहुत सारी चीजें हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, इन सब चीजों। तो इससे जहां भीड़ हो वहां जाने से बचें। और इस तरह के स्थानों में धार्मिक स्थल होते हैं, पार्क होते हैं जहां लोग ज्यादा आते हैं, कंपनियां हैं, सिनेमा हॉल है, स्कूल हैं आदि, इन सब चीजें प्रमुख है। स्कूल भी देखिए बंद रहे साल भर, बच्चों की पढ़ाई, सबकी पढ़ाई बर्बाद हुई। और लेकिन अब खुले हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई में और वैसे पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। कंपनियों ने कोरोना के बाद क्या किया, वर्क फ्रॉम होम सब्सिट्यूट काफी है, क्योंकि घर पर रहकर बच्चों ने पढ़ाई भी की और घर पर रहकर ही लोगों ने काम भी किए, ऑफिस के काम भी घर से रहकर लोगों ने किए। तो वर्क फ्रॉम जो होम था और ये बहुत प्रचलित हुआ कोरोना के कारण, काम भी चलता रहा इससे और सब कुछ ठीक रहा।
वर्क फ्रॉम होम के फायदे क्या हैं? दफ्तर में खर्चे से बचत, क्योंकि आदमी दफ्तर जाता है, डेली जाएगा आएगा, और दफ्तर में भी खर्चा होता था, लेकिन जो जाता था उसके भी पेट्रोल खर्चा हो रहा है, गाड़ी से जा रहा है या किसी भी तरह जा रहा है, भीड़ भाड़ बढ़ा, बहुत सारी चीजें थी। तो कर्मचारियों से संबंधित अन्य खर्चों से भी राहत थी। घर पे अपने घर में आदमी काम कर रहा है, वहां सब कुछ चल रहा है, कंपनी चल रही है, अधिक स्वायत्तता, बेहतर संप्रेषण भी इसमें रहा कि एक दूसरे से बेहतर अच्छी तरीके से बातचीत भी, ज्यादा जुड़े रहे, क्योंकि वहां जाके तो आदमी अपने काम में लग गया था, लेकिन घर पे रहकर बहुत सारी चीजें होती थी कि आदमी का बेहतर संप्रेषण एक दूसरे से बातचीत करता रहा। और महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये बहुत ही अच्छा हुआ कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहा, उन्हें घर में रह के अपना घर का काम भी देखती रही, बच्चे भी देखती रही, सब कुछ देखती रही, और घर में रहकर उन्होंने अपने जो है काम भी पूरे किए घर से रहकर। और बहुत सी ऐसी थी जो बहुत दूर जाना पड़ता था नौकरी करने, तो उसके लिए भी बहुत फायदा हुआ कि वो अपने घर में रहकर अपना काम करती रही, तो जाना नहीं पड़ा। तो बहुत सारी चीजें, ये सब क्या है, ये वर्क फ्रॉम होम के फायदे। लेकिन अगर फायदे हैं तो चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के कारण बंद होने की कगार पे हैं। इसमें क्या है, होटल है, होटल उद्योग है, परिवहन है, ठीक है, मनोरंजन है, शादी से जुड़ा उद्योग है जैसे सिनेमा हॉल वगैरह है, और भी बहुत मनोरंजन के साधन है, और रियल एस्टेट है, सौंदर्य उद्योग है, शिक्षा है, शिक्षा बहुत ही इसमें नुकसानदायक खतरनाक साबित हो रही शिक्षा, स्वास्थ्य, फिटनेस, जिम वगैरह जो लोग जाते थे स्वास्थ्य को लेके, डॉक्टर वगैरह के पास हमेशा लोग जाते, थोड़ा कम फिर ध्यान दिया, जो कोशिश की। और इसी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, फिटनेस आदि का थोड़ा सा मुसीबत आई है। और इन सब चीजों का क्या, शादी से जुड़ा बहुत उद्योग था वो भी घाटे में आ गया, कंपनियां बड़ी बड़ी हैं वो भी काफी घाटे में आ गई, क्योंकि घर से करने में, काम वैसे करने में बहुत फर्क होता है, वो तो काम चलने वाली बात थी। तो इस तरीके से बहुत सारी चुनौतियां भी इसमें आई। और इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।